सेवापुरी गांव के पास नया गांव में वीरू नाम का सीधा साधा लड़का रहता था। जमीन जायदाद कुछ नहीं थी और रोज मजदूरी करके ही उसका घर चलता था। वीरू ज्यादातर गांव के पटेल साहब के घर काम कर देता था। एक दिन पटेल साहब ने उसे आवाज लगाई। ओ वीरू, जरा ये जरूरी सामान चौधरी हरराम के घर पहुंचा दे, जल्दी काम है। अभी लेकर चल देता हूँ साहब। वैसे ये वही हरिराम काका जिनका बेटा निखिल शहर में काम करता है? हाँ वही, और वो निखिल तेरा दोस्त भी तो है। बात किया कर उससे, हो सकता है तेरे भी अच्छे दिन आ जाएं। और वीरू सर पर बोरी उठाकर चल पड़ा। अरे वीरू बेटा, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए, क्या काम निकला आज? काका, पटेल साहब भेजे हैं, ये सामान रख लीजिए। अच्छा, शायद खाद बीज ही होंगे। काका, निखिल कैसा है, कोई खबर? कल ही खत आया है, 2-4 दिन में आ जाएगा, मिल लेना उससे। वीरू की आंखों में चमक आ गई। शहर से आया लड़का बैग लेकर गांव में उतरता है। ओ निखिल भाई, कैसा है? अरे वीरू, मस्त हूँ यार, तू बता। बस वही मजदूरी। तू तो सेट हो गया शहर में। शहर पैसा देता है पर सुकून तो गांव में ही है। कुछ नया आइडिया लाया या फिर वही शहर की कहानी? अरे एकदम जबरदस्त आइडिया है, चिकन फ्राइड राइस का ठेला लगा दे। ये क्या नया नाम है भाई? शहर में हर कोई खा रहा है, झटपट बनने वाला, स्वाददार, और गांव में किसी ने शुरू ही नहीं किया है। वीरू की आंखें चमक से खिल उठे। अगले ही दिन वीरू ने सारा सामान मिलकर बनाया चिकन फ्राई राइस और उसे ठेला में लगाया। अगले दिन गर्मा गर्म तवे की आवाज, तेल की खटखट। आओ भैया आओ, गर्मा गर्म चिकन फ्राइड राइस सिर्फ 30 रुपए प्लेट। गांव वाले जिज्ञासा से देखने लगे। उनमें से एक बोला, ये चिंगन फड़ाई क्या होता है? अरे नाम मत बिगाड़, चिकन फ्राइड राइस है। जल्द ही 3 लोग खाने आते हैं। वीरू प्लेट सजाता है, चटनी डालता है। वाह, मजा आ गया, शहर से भी ज्यादा टेस्टी। ठेले पर भीड़ लगनी शुरू होती है। बड़ेल दूर से देख रहा है। ये वीरू कल तक मजदूर और आज हीरो। नहीं, इसे नीचे लाना पड़ेगा। अगले दिन बड़ेल अपने दोस्त के साथ ठेले पर आता है। वीरू प्लेट देता है। दोनों चुपके से जेब से मरी छिपकली और कॉकरोच प्लेट में डाल देते हैं। अरे ये क्या है? छिपकली, कॉकरोच। ये हमें जहर खिला रहा है, हम गांव वालों की जान से खेल रहा है। भीड़ गुस्से में आ जाती है। ये नहीं चलेगा, ठेला तोड़ दो इसका। ठेला टूट जाता है। वीरू रोते हुए घर जाता है। वीरू शहर जाकर निखिल को सब बताता है। चिंता मत कर वीरू, अब बड़ेल को उसके ही खेल में हराएंगे। अगले दिन बड़ेल का ठेला निखिल मिठाई लेकर आता है। बड़ेल भाई, मेरी जॉब लग गई, लो मिठाई लो। बड़ेल और उसका दोस्त मिठाई खाते हैं। निखिल के साथ आया आदमी मिठाई खाते ही जमीन पर गिर जाता है। अरे ये क्या हुआ? तभी वीरू दौड़ते हुए आता है। निखिल, वो बॉक्स मत खिलाना, उसमें चूहा मारने की दवाई मिली है, गलती से बदला बदली हो गई थी। क्या मैं मर जाऊंगा? मेरे घर एक एंटी पॉइजन दवाई है, लेकिन उससे पहले तुम सच सबको बताओगे। हाँ भाई बोलो, सब मानूंगा। गांव वालों के सामने बड़ेल। गांव वालों, छिपकली और कॉकरोच वीरू ने नहीं, मैंने डाले थे। मेरी जलन ने मुझे अंधा कर दिया था। तभी गिरा हुआ आदमी उठ जाता है। ओह, ये तो नाटक था। हाँ, बड़ेल का सच सामने लाने के लिए। ऐसे आदमी को गांव से बाहर करो, इसको गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बड़ेल गांव से बाहर कर दिया जाता है। गांव वाले वीरू से माफी मांगते हैं। वीरू, हमें माफ कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। आप सबका शुक्रिया, आज से फिर शुरू करता हूँ। ठेले पर भीड़, खुश लोग, वीरू मुस्कुराता हुआ। और इस तरह वीरू की मेहनत, ईमानदारी और दोस्त निखिल की समझदारी ने उसका ठेला फिर से चमका दिया। आज पूरा इलाका कहता है, वीरू का चिकन फ्राइड राइस
सबसे जायका, सबसे खास। अमन, ये हालात कब तक चलेंगे? पूरे शांतिपुर गांव में सिर्फ हमारा ही घर है जहां महीने में 15 दिन ही चूल्हा जल पाता है। बाकी दिन तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। चिंता मत करो प्रिया, तुम जानती हो मैं दिन रात दूसरों के खेतों में जी तोड़ मेहनत करता हूँ। एक ना एक दिन हमारा वक्त भी जरूर बदलेगा। आप कब तक दूसरों के खेतों में ही काम करते रहेंगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं आपसे सोना चांदी नहीं मांग रही, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों को पेट भर भोजन मिल सके। ठीक है प्रिया, आज से ही मैं कोई दूसरा काम ढूंढता हूँ। अमन गांव के अलग अलग लोगों से काम मांगता है, लेकिन सभी मना कर देते हैं। थक हार कर वो सरपंच सुरेंद्र सिंह के पास पहुंचता है। अमन, मैंने तुम्हें खेतों में मेहनत करते देखा है। मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती व्यक्ति की जरूरत है। आज से तुम मेरे ईंट भट्टे पर काम करोगे। समझो तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए। अमन पसीने में लथपथ था और उसे बहुत तेज भूख लग रही है। उसे याद आता है विक्रम के ढाबे का, जिसके बारे में उसने सुना था। मैं पास के ही ढाबे में चला जाता हूँ, उसका नाम भी बहुत सुना है और खाना भी खा लूंगा इसी बहाने। और वो खाना खाने चले जाता है। भैया, जल्दी से गर्मा गर्म अरहर की दाल, देसी घी वाली रोटियां और थोड़े से चावल लगा दो। बहुत जोरों की भूख लगी है। किशन जल्दी से खाना लगाता है। अमन जी भरकर खाना खाता है। भैया, कितने पैसे हुए? आपने अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां और चावल खाए हैं, कुल हुए 500 रुपए। क्या ये ढाबा है या 5 स्टार होटल? दाल रोटी चावल की इतनी कीमत, ज्यादा से ज्यादा तो 50 रुपए होने चाहिए। तुम्हें पता भी है ये ढाबा किसका है? विक्रम भाई का। यहाँ तो विधायक और मंत्री खाना खाने आते हैं। अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो यहाँ क्यों आए? सीधे सीधे 500 रुपए दो। भैया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये 50 रुपए रख लो, बाकी की मोहलत दे दो, धीरे धीरे चुका दूंगा। क्यों रे, पैसे नहीं है तो खाना क्यों खाया? यहाँ मुफ्त का खाना नहीं मिलता, पैसे निकाल। विक्रम और किशन अमन को पीटने लगते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं और धक्के देकर ढाबे से बाहर निकाल देते हैं। प्रिया अमन का ये हालत देखकर रो पड़ी। आपको उस ढाबे पर जाने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या पता था कि खाना इतना महंगा मिलेगा। विक्रम और बलराम ने मेरा बहुत अपमान किया। वहां मौजूद किसी भी गांव वाले ने मेरी मदद नहीं की। चिंता मत कीजिए, मैं सरपंच से शिकायत करूंगी। अमन और प्रिया सारी घटना सुनाते हैं। प्रिया, इसमें दोष विक्रम का नहीं, अमन का है। सारा गांव जानता है विक्रम का खाना महंगा है। पैसे नहीं थे तो ढाबे पर क्यों गया? क्या वे उसे मोहलत नहीं दे सकते थे? उसे पीटने का क्या अधिकार था? हाँ, वो गलत था। मैं विक्रम से बात करूंगा। अमन और प्रिया निराश होकर वहां से चले गए। मुझे नहीं लगता सरपंच कुछ करेगा। वो साफ तौर पर विक्रम के पक्ष में थे। मैं चुप नहीं बैठूंगा प्रिया। मैं विक्रम और बलराम को दिखा दूंगा कि ये गरीब भी अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। अमन गुस्से में घर से निकल जाता है और अनजाने में गांव के बाहर स्थित उस भूथा जंगल में चला जाता है। अमन एक पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठा था। तभी एक रहस्यमय युवक सिद्धार्थ प्रकट होता है। काफी देर से तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है तुमने कुछ नहीं खाया। पहले ये खाना खाओ। सिद्धार्थ एक थाली अमन के सामने रखता है। नहीं भाई, मैं घर जाकर ही खाऊंगा। मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं। मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। खाओ, फिर अपनी परेशानी बताओ। अमन खाना खाता है और सारी कहानी सुनाता है। तुम्हारे इरादे पवित्र हैं। तुम पहले व्यक्ति हो जो यहाँ आकर गरीबों की भूख की चिंता करता है। सिद्धार्थ हाथ घुमाता है और एक बड़ी पुरानी नक्काशीदार थाली प्रकट होती है। ये जादुई थाली है। इसके सामने खड़े होकर जो भोजन मांगोगे वही मिलेगा। लेकिन याद रखना, ये रहस्य सिर्फ तुम और तुम्हारी पत्नी जाने, दूसरा कोई नहीं। और सबसे बड़ा नियम,
एक दिन में किसी एक ग्राहक से 10 रुपए से ज्यादा नहीं लेना। ऐसा करने पर थाली का जादू खत्म हो जाएगा। अमन थाली लेकर लौटता है और प्रिया को सब कुछ बताता है। ये अद्भुत है, लेकिन हम ढाबा कहाँ खोलेंगे? हम अपने ही घर को ढाबे में बदल देंगे। इस तरह थाली का रहस्य सुरक्षित रहेगा। अमन ने अपना घर 1 रुपए की थाली नाम से ढाबे में बदल दिया है। वो गुप्त कमरे में थाली के सामने खड़े होकर व्यंजन मांगता है और थाली भर जाती है। यहाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। 1 प्लेट दाल मखनी और मक्खन नान लगा दीजिए। अमन खाना परोसता है। मोहन खाकर बहुत खुश होता है। वाह, खाना खाकर मजा आ गया। कितने पैसे हुए? सिर्फ 1 रुपया। क्या? सिर्फ 1 रुपया? हाँ, और अपने सभी गरीब भाइयों को भी बता दीजिएगा। मोहन पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाता है। जल्दी ही अमन के ढाबे पर गरीब और अमीर सभी तरह के लोगों की भीड़ लगने लगती है। सभी 1 रुपए में पेट भर खाना खाते हैं। विक्रम का ढाबा पूरी तरह से सुनसान पड़ा है। वो और बलराम चिंतित रहता है। अमन का ढाबा 1 रुपए की थाली खूब फल फूल रहा है। गांव के सभी लोग, चाहे गरीब हो या अमीर, वहां खाना खाते हैं। अमन और प्रिया खुशी खुशी सबकी सेवा करते हैं। वो जादुई थाली आज भी वही है और अमन आज भी 1 रुपए में ही पेट